काली देवरानी और गोरी जेठानी का करवा चौथ। काजल और प्रिया दोनों बहनें होती हैं। जहां काजल रंग रूप में काली होती है, वहीं प्रिया रंग रूप में बहुत सुंदर होती है, जिसके चलते दोनों के माता पिता भी अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव करते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों के माँ बाप अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता तय कर देते हैं। जहां प्रिया की शादी अमन नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन से तय होती है, वहीं काजल की शादी एक गरीब मजदूर रुपेश से तय होती है। कुछ दिन गुजरते हैं और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। ये तो मेरी छोटी बहन काजल के पति की तस्वीर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो काफी गरीब है ना, तो इस गरीब की फोटो तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? वो दरअसल रुपेश मेरा छोटा भाई है। पिताजी की मृत्यु के बाद सारी जायदाद मेरे और रुपेश के नाम हो गई थी, लेकिन मैं सब कुछ अपने नाम करना चाहता था। इसलिए धोखे से मैंने रुपेश से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और रुपेश को घर से निकाल दिया था। ये तो आपने काफी अच्छा किया। अब सारी प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी ही है, लेकिन रुपेश आपका छोटा भाई है, तो इसका मतलब मेरी छोटी बहन मेरी देवरानी और मैं उसकी जेठानी। अब तो उसे परेशान करने में काफी मजा आएगा। वो तो हमारे घर के बगल में ही रहती है, अपनी छोटी सी झोंपड़ी में। ये कहकर प्रिया और अमन रुपेश और काजल की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। काजल, मुझे माफ कर देना। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम हो गई और मैं यहाँ झोपड़ी में रहने लगा। मेरी वजह से तुम्हें भी ये झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे कभी अपने परिवार का प्यार नहीं मिला, लेकिन शादी के बाद मुझे आपका प्यार मिला और यही प्यार ही मेरे लिए काफी है। मैं आपके साथ में 2 सूखी रोटी खाकर भी बहुत खुश हूँ और अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। गरीबी में भी दोनों पति पत्नी खुश थे, लेकिन कहते हैं ना, गरीबों की जिंदगी में परेशानी कब और कैसे आ जाए इसका पता ही नहीं चलता। ऐसा ही कुछ रुपेश और काजल के साथ होता है। अरे भाभी जी, कहाँ पर हैं? आप जल्दी से बाहर आइए। क्या हुआ मोहन भैया, आप यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? ये इनके पैरों में चोट कैसी? भाभी जी, आज फैक्ट्री में काम करते वक्त एक अचानक मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया और वो मशीन रुपेश के पैरों पर गिर गई। डॉक्टर ने कहा है कि शायद अब रुपेश कभी नहीं चल सकता। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान तो सारे अत्याचार हम गरीबों के साथ ही क्यों करता है? हम गरीबों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? रुपेश के साथ हुई हादसे की वजह से काजल अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। रुपेश व्हील चेयर पर बैठ गया था, जिसके चलते वो कुछ काम नहीं कर सकता था। घर का गुजारा चलाने के लिए काजल अब खुद काम करने की सोचती है, लेकिन काजल को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। इसीलिए अब वो अपनी बहन प्रिया के घर जाती है। तुम तो जानती हो ना कि उनके साथ हुए हादसे की वजह से घर में कितनी परेशानी आ गई है। मैंने कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। क्या मुझे तुम्हारे घर पर कोई काम मिल सकता है? कल ही हमारी मेड काम छोड़कर चली गई है, तो मैं मेड ही ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। और वैसे भी तुम घर का सारा काम काफी अच्छी तरीके से कर लेती हो। शादी से पहले भी तो माँ तुमसे ही घर के सारे काम करवाया करती थी। तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तो कल से तुम काम के लिए आ जाना। प्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम ना होती तो न जाने क्या होता। प्रिया अमीरी और खूबसूरती का घमंड दिखाते हुए काजल की मदद न करके बल्कि अपनी ही बहन को अपने घर में नौकरानी रख लेती है, लेकिन काजल इससे बहुत खुश होती है और वो मन लगाकर अपनी बहन के घर के सारे काम करती है। लेकिन प्रिया काजल को नीचा दिखाना नहीं छोड़ती। अरे प्रिया, तुम्हारा डायमंड नेकलेस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। कितने का लिया? पूरे 10 लाख रुपए का है। अरे ये तो कुछ भी नहीं। अमन तो मेरे लिए ऐसे नेकलेस लाते ही रहते हैं। वो क्या है ना, मेरे गोरे रंग और मेरी खूबसूरती पर नेकलेस पहनकर नेकलेस की शोभा ही बढ़ जाती है। प्रिया, मैंने सारा काम कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ और खाना मैंने फ्रिज में रख दिया है, तुम माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेना। अरे प्रिया, ये कैसी नौकरानी है तुम्हारी? तुमसे इस तरह से बात कर रही है। मालिक मालकिन से कैसे बात करते हैं, लगता है इसे पता ही नहीं। वो क्या है ना, ये मेरी उम्र की है, तो इसीलिए मुझे नाम से बुला लेती है। मैं इतना माइंड नहीं करती। चलो हम अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ, हम सबके लिए जूस लेकर आओ। प्रिया और उसकी सहेली संगीता की बातें सुन काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से रोते हुए अपने घर चली जाती है, लेकिन वो अपने पति के सामने बिल्कुल भी नहीं रोती। प्रिया हमेशा काजल का उसके काले रंग और गरीबी की वजह से बहुत मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन काजल कभी कुछ नहीं कहती। काजल जानती थी कि उसके पास यही नौकरी है जिससे वो अपने पति की दवाइयाँ और उनका इलाज करवा सकती है। ऐसे ही समय गुजरता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है।
काजल, मुझे माफ कर देना। मेरी लाचारी की वजह से आज के दिन भी तुम्हें ये फटी और पुरानी साड़ी पहननी पड़ रही है। मैं तो तुम्हें एक नई साड़ी भी खरीद कर नहीं दे सकता। तुम भी अपने सारे पैसे मुझ लाचार के ऊपर खर्च कर देते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे यकीन है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के साथ कभी इतना बुरा नहीं कर सकता। वो तो बस हमारी परीक्षा ले रहा है। काजल फटी पुरानी साड़ी पहनकर करवा चौथ की कथा सुनती है और सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत रखती है। वहीं प्रिया करवा चौथ पर महंगी से महंगी साड़ी पहनती है और अच्छे से तैयार होकर अपने दोस्तों में शो ऑफ करती है। दिन गुजरता है और रात आ जाती है। रुपेश के अपाहिज होने की वजह से रुपेश उठ नहीं सकता था, इसीलिए रुपेश व्हील चेयर पर बैठा होता है और काजल चंद्रमा को देखकर अपने पति की पूजा करती है और पैर छूकर अपने पति के हाथों से पानी पीती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया इतना सज धज के तैयार होकर हाथों में करवा चौथ की थाली लिए अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन अमन का कुछ पता ही नहीं होता। ऐसे ही घंटों बीतते हैं और रात से सुबह हो जाती है। मैंने रात भर आपको फोन ट्राई किया, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। आप जानते थे ना कल करवा चौथ था और मैंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तो मैं क्या करूं? मैं अपना काम छोड़कर तेरे बकवास व्रत के लिए टाइम नहीं निकाल सकता, समझी? तुझे पैसों से मतलब है ना, तो उसी से रख। मैं रात भर कहीं पर भी रहूं, कुछ भी करूं, तुझे इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे जानने का हक है कि आप कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, समझे? तो मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है? प्रिया को चिल्लाते हुए सवाल करता देख अमन को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया को थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद वो अपनी बेल्ट निकालकर प्रिया को बहुत बेरहमी से मारता है कि तभी वहाँ पर काजल आ जाती है। अमन को अपनी बहन को मारता देखकर काजल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो अमन का हाथ पकड़ लेती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? पूरी रात वो आपका इंतजार करती रही और आप सारी रात गायब थे। आपको शर्म नहीं आती अपनी पत्नी को मारते हुए? अरे आप जैसे इंसान को क्या शर्म आएगी जो अपने भाई के साथ धोखा कर सकता है, वो अपनी पत्नी के साथ क्या नहीं कर सकता? आप जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। आज आपकी वजह से आपका भाई लाचारों की जिंदगी जी रहा है। काजल की बात सुनकर कहीं ना कहीं अमन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं प्रिया को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर काजल से माफी मांगते हैं। जिसके बाद अमन रुपेश को वापस अपने घर ले आता है और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाता है, जिसके कुछ महीनों में ही रुपेश ठीक हो जाता है और दोनों भाई मिलकर अपना बिजनेस संभालते हैं। वहीं दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहती हैं। नहीं माँ, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे जरा देखिए तो, कहाँ मैं, कहाँ वो काली बदसूरत लड़की। मैं उसकी काली सी शक्ल पूरी जिंदगी कैसे झेलूंगा? मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, मुझे नहीं पसंद वो। अरे बेटा तू खामखा चिढ़ रहा है, पहले मेरी बात तो सुन ले। मैं उस काली लड़की से शादी तेरी सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि उसके माँ बाप बहुत ज्यादा दहेज दे रहे हैं और तू हमें जानता तो है। शादी करने के लिए कुछ अच्छा पैसा भी नहीं है हमारे पास। कम से कम उस काली की वजह से थोड़ा धन तो आएगा। उसके बाद मैं और तू उसे अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। वैसे भी सीधी सादी है वो, और तुझे अपनी जिंदगी जैसे जीनी है वैसे जीता रही हो। अरे हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सौरभ गायत्री की बात मान लेता है और काली लड़की प्रियंका से शादी कर लेता है। काली बहू के दहेज में आए सोने के गहने से गरीब सास लद कर रहने लगती है। अगले दिन घर में जब उसकी मुंह दिखाई होती है तो पड़ोसी काली बहू की खिल्ली उड़ा कर चले जाते हैं, जिस बात से वो बहुत रोती है। कुछ देर बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। जहां दोनों दूध के बर्तन में अंगूठी ढूंढते हैं तो प्रियंका का हाथ सौरभ से टच हो जाता है और वो मुस्कुराती है। हे सौरभ, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, छोड़िए, मुझे अंगूठी ढूंढनी है। अच्छा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का। अंगूठी ही ढूंढ रहा था। माँ, ये क्या है फालतू सी चीजें? सौरभ प्रियंका का हाथ झटक वहां से उठकर चला जाता है, जिससे प्रियंका रोने लगती है। माँ जी, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया था जो उनको इतना बुरा लग गया? वो गुस्सा हो गए, अब मैं क्या करूं? हाँ तो तेरी मनहूस काली शक्ल है ही ऐसी कि मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगा। अब मुझे नहीं पता, जा जा यहाँ से और मेरे लिए अदरक की चाय बना कर ला। फिर मेरे पैर दबाना, थक गई हूँ। शादी ब्याह की वजह से मेरी हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर प्रियंका अपनी आंखों में आंसू लिए रसोई में जाकर गायत्री के लिए चाय बनाती है और उसे पिला देती है। फिर आसपास का काम खत्म करके सास के पैर दबाती है। अरे जरा ठीक से पैर दबा, क्या मरे मरे हाथ चला रही है? जी माँ जी। अरे शाम के 5 बज रहे हैं, इस वक्त सौरभ प्रोटीन शेक पीता है, जा उसे देकर आ, वरना और गुस्सा हो जाएगा।
जी माँ जी, मैं अभी बना कर ले जाती हूँ। प्रियंका अपनी सास की बात सुनकर सौरभ के लिए प्रोटीन शेक बना कर ले जाती है। सौरभ जी, ये आपका प्रोटीन शेक माँ जी ने मुझे बताया था तो मैं लेकर आ गई। छी, अपनी ये मनहूस काली कलूटी जैसी शक्ल लेकर बार बार मेरे सामने मत आया करो, समझी तुम? पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी कर ली। जिंदगी में मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं दूंगा, ये बात गांठ बांध लो। सौरभ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे इतना गुस्सा हो रहे हो? और अगर आपको शादी करनी ही नहीं थी तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्योंकि मैं तो शादी का रिश्ता सुनकर ही आपसे प्यार करने लग गई। अब मैं कैसे रहूंगी? अपने ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाओ, और मुझे तुम्हारी किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता है, समझी तुम? तुमसे बहुत बेहतर गोरी लड़की डिजर्व करता हूं मैं। ये कहकर सौरभ वहां से निकल जाता है और प्रियंका सौरभ की बात सुनकर बहुत रोने लगती है। दिन गुजरते हैं। सीधे मुंह कभी प्रियंका सौरभ से बात करने की कोशिश करती थी तो सौरभ उसे नजरअंदाज करता था या सुनाया करता था। वहीं सास उसके कालेपन की वजह से अक्सर उस पर अत्याचार करती थी। देखा जाए तो शादी को 7-8 महीने बीत जाते हैं, पर प्रियंका बिल्कुल खुश नहीं थी। इस बीच सौरभ अपने ऑफिस की लड़की गोरी चिट्टी अपर्णा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है। उसके साथ घूमता है, उसे शॉपिंग करवाता है। फिर एक शाम रेस्टोरेंट में उसके गले में सुंदर सा नेकलेस पहनाकर वो कहता है, बेबी, ये ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस तुम्हें कैसा लगा? सौरभ डार्लिंग, ये डायमंड का नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव यू सो मच। कब शादी कर रहे हो तुम मुझसे? आई लव यू टू डार्लिंग, कल ही शादी कर लेते हैं। वैसे भी अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ओह, रियली माय बेबी? ये कहकर सौरभ अगले दिन ही अपर्णा से शादी कर उसे घर में ले आता है और सास बहुत खुशी के साथ अपर्णा का स्वागत करती है। ये देख काली बहू रोने लगती है। मेरी गोरी बहू कितनी अच्छी है। सौरभ बेटा, ये लग रही है मुझे तेरे लायक, ना कि वो काली। माँ जी, मेरे लिए आप इतना बुरा कैसे सोच सकती हैं? और आप सौरभ जी, उनको कुछ कह ही नहीं रही हैं। उन्होंने मेरे रहते रहते दूसरी शादी कर ली, मेरी सौतन घर में ले आए। ऐसा क्यों किया आपने सौरभ? करना पड़ा क्योंकि तुम इतनी काली जो हो। मैंने तुमसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, पर मेरी अपर्णा तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छी है। चलो अपर्णा, अंदर चलते हैं। हाँ बेबी, लेट्स गो। आंखें फाड़ के क्या रो रही है? तुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल रहे, नौकरों की तरह यहाँ काम करती रही हो, समझी? सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रियंका को इस बात का बहुत जोर का झटका लगता है। वक्त गुजरता है। गोरी बहू कोई काम नहीं करती थी। मॉडर्न होने की वजह से छोटे कपड़े पहनकर घर में रहती थी और सारा काम काली बहू करती थी। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन आ जाता है तो गायत्री काली बहू को कोई सरगी नहीं देती और गोरी बहू को सरगी देती है। काली बहू खुद से ही सरगी खाकर पूरे मन से नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखती है, 16 श्रृंगार करती है और वहीं गायत्री अपर्णा को कहती है, ये क्या बहू, तू अभी तक करवा चौथ के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? तुझे नए गहने और साड़ी दी थी, आज तुझे 16 श्रृंगार करना पड़ेगा। आज तो अपने मॉडर्न कपड़े मत पहनना और कुछ खाना भी नहीं। ओफो, ये क्या टेंट्रम्स हैं? ठीक है माँ जी, मैं करवा चौथ का व्रत कर लूंगी, लेकिन कपड़े अपने मन के ही पहनूंगी क्योंकि मुझे इस काली बहू की तरह गंवार नहीं दिखना। ठीक है बहू, और तू कर लो। सच धज के क्यों खड़ी है? तूने मेरे बेटे के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखा है? माँ जी, मुझसे ये अधिकार तुम मत छीनिए। बड़ा आई व्रत रखने वाली कलूटन, जाकर कपड़े धो, ढेर सारे कपड़े मैले पड़े हैं। माँ जी, भले ही आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैंने सौरभ जी से प्यार किया है और उनकी लंबी आयु के लिए मैं ये व्रत जरूर करूंगी। कुछ देर बाद प्रियंका घर के सारे काम करने के बाद करवा माता की कथा सुनती है, अपने हाथों में मेहंदी लगवाती है और शाम को छत पर रंगोली बनाती है तो गायत्री उसे देखकर सारी रंगोली पैर से खराब कर देती है और बाल पकड़कर कहती है, तुझे मना किया था ना मेरे बेटे के लिए करवा चौथ का व्रत मत रख, तूने फिर भी रखा। ऐसे ही करना चाहिए तेरे साथ। मेरे बेटे के लिए लंबी आयु का व्रत मेरी गोरी बहू ने रखा है, समझी? माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए। ओहो, चांद निकल आया। मेरी गोरी बहू भूखी बैठी होगी, उसे बुलाकर लाती हूँ। गायत्री अपनी गोरी बहू को बुलाने जाती है तो देखती है उसने रेड गाउन पहना था और इस पर रेड चूड़ा और ज्वेलरी पहनी थी। साथ में उसके सामने ढेरों सारा खाना था जिसे वो खाते खाते कहती है, ओहो, सुबह से उस बुढ़िया के करवा चौथ के ड्रामे की वजह से मैंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं है, यहाँ खा लेती हूँ। भला मैं उस गरीब सौरभ के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखूं? वो है ना काली बीवी, उसने रख लिया, बहुत है।
मैं तो कुछ दिनों में यहाँ से पैसे लेकर फरार हो जाऊंगी। ये सुनते ही उसके पास जाकर एक खींचकर थप्पड़ वो उसे मारती है। निकम्मी, बेहया, कलूटा, इसका मतलब तूने मेरे बेटे को धोखा दिया और तूने झूठा करवा चौथ का व्रत रखा। अरे जानती भी है इसका उल्टा असर हो गया तो मेरे बेटे की जान जोखिम में आ जाएगी। तुझे तो इस घर में होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मैंने अपनी सीधी सादी बहू के साथ तेरी वजह से और कुछ अपनी वजह से उल्टा व्यवहार किया। चल निकल यहाँ से। तो बढ़िया, तेरा बेटा क्या टाटा अंबानी है? तू भी तो अपनी काली बहू के पैसों पर पल रही है, तो मैं क्यों रहूं यहाँ? हाँ, नहीं करती मैं तेरे बेटे से प्यार, जा रही हूँ मैं खुद। उसकी सारी बात सौरभ और प्रियंका सुन लेते हैं। इतने में अपर्णा अपना बैग लेकर निकल जाती है और फिर माँ बेटे प्रियंका से माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो प्रियंका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं एक नई शुरुआत करूंगा तुम्हारे साथ। बहू हमारी गलती को माफ करेगी ना तू? हाँ माँ जी, चलिए सौरभ, मेरा व्रत पूरा करवा दीजिए। फिर प्रियंका पूरी विधि के साथ चंद्रमा की पूजा कर छलनी से सौरभ को देखती है और सौरभ उसका करवा चौथ का व्रत खुलवाता है। इस तरह दोनों पति पत्नी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।